नमस्कार, मैं हूं अजय जंडियाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का स्पेशल शो रियासत की सियासत। और जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो इस वक्त जो है रियासत में सियासत जो है वो काफ़ी तेज़ है। क्योंकि सियासत इसलिए तेज़ है क्योंकि जम्मू कश्मीर के तमाम राजनीतिक दल अब जम्मू कश्मीर जो कि यूनियन टेरिटरी बन चुका है उसे एक बार फिर से रियासत बना हुआ देखना चाहते हैं। और इसी चीज़ को लेकर लगातार आवाज़ भी उठ रही है। इसलिए हमारा रियासत की सियासत शो जो है जम्मू कश्मीर की सियासी हलचलों के बारे में आप तक हर तरह की अपडेट पहुंचाता है। हर मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं। आज जिस चीज़ पर हम चर्चा करने वाले हैं वो अहम विषय है जिनसे जम्मू कश्मीर की सियासत जुड़ी हुई है। जी हाँ, आपको बता दूं कि कई सालों से जम्मू कश्मीर में जब से यहाँ पर एक पॉलिटिकल सेटअप रहा है, यहाँ पर जो है गवर्नमेंट रही, जो है डेमोक्रेसी जो है बहाल हुई थी रियासत में, तब की बात करें तो जम्मू और कश्मीर में दो चीज़ों को लेकर आवाज़ उठती रहेगी। जम्मू के लोग बार बार कहते रहे कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता रहा और आने वाले समय में ये चीज़ें बेहतर हो, इसी चीज़ को लेकर बीजेपी जम्मू कश्मीर में सरकार में आई थी, जिस वक्त बीजेपी ने पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। मगर खैर, इन तमाम चीज़ों पर जो है बातें हम हर रोज़ करते हैं। आज इस चीज़ पर बात करेंगे कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के वो मुद्दे जिनसे सियासत जो है वो निर्भर करती है। आपको बता दूं कि इन दिनों बड़ी एक चीज़ें निकल कर सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर में मुबारक मंडी को जो है वो कई राजनीतिक दल कह रहे हैं कि उसे बेचने की तैयारी करी है। कई राजनीतिक दल जो है इस चीज़ को लेकर ये कह रहे हैं कि देखिए इसका प्राइवेटाइजेशन होता है तो गलत है क्योंकि उसका होटल बनने जा रहा है। और तमाम मुद्दे हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रही है या नहीं, या किस तरीके से जम्मू कश्मीर के भविष्य में जो है यहाँ पर जो है सियासत गरमाने वाली है, किस तरीके से जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज गुलचैल सिंह चाड़क जी, जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं जम्मू कश्मीर की सरकार में, और इससे अलावा वो डोगरा सदर सभा जो जम्मू की है, जो पिछले कई सालों से जो है वो उसके प्रेसिडेंट है। और इस डोगरा सदर सभा की बात की जाए तो कई अहम मुद्दों को लेकर डोगरा सदर सभा अपनी आवाज को बुलंद करती रही है। इस वक्त मुबारक मंडी जो कि एक महल है, प्राचीन धरोहर है जम्मू कश्मीर की, उसको लेकर जो है कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। और डोगरा सदर सभा भी इसी चीज को लेकर सरकार को लगातार जो है वो चेता रही है कि इसके साथ किसी भी तरह की खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हमारे साथ गुलचैन सिंह चाड़क जी जुड़े हैं। गुलचैन जी, आपका स्वागत है इस शो में। आपसे जानना चाहूंगा किस तरीके से आप लगातार, मैं जब आप मंत्री थे मुझे तब भी याद है कि आप मुबारक मंडी से को लेकर, उसकी डेवलपमेंट को लेकर, उसकी वापिस शक्ल सूरत वापस लौट जाए क्योंकि वो जर्जर हो रही थी, उसको लेकर आप जुड़े हुए थे। क्या लगता है डोगरा सदर सभा के नाते अब आप जो काम कर रहे हैं, क्या मुख्य इशू हैं जिस चीज को लेकर आप सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं? सबसे पहले तो अजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने रखा जिस पर बात आपने खुद ही स्टार्ट की। और मेरे सामने जो आपने स्टेट के बारे में और आज के हाल की हालत के बारे में, सियासत के बारे में और यहाँ के हेरिटेज के बारे में, ये बात इनकी तरफ आपने इशारा किया जो आप जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि डोगरा सदर सभा जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, ये 118 साल पुरानी पहली डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू कश्मीर की। ये तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने जम्मू कश्मीर के हैं, ये उनकी ये साझी संस्था है। और सबसे पहली असेंबली जम्मू कश्मीर की अगर हम कहें तो ये गलत बात नहीं होगी, क्योंकि कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे इसमें और कुछ नॉमिनेटेड थे महाराजा के, जो एक ये सभा का रूप लिया और इस तरीके से इसने अपना काम किया। दूसरी बात, आपने रियासत के बारे में कहा, अब तो ये यूटी बन गई रियासत का। यहाँ तक चल गया, ये भी अद्भुत रियासत, दुनिया में ऐसी कोई स्टेट आपको नहीं मिलेगी, वो एरिया के लिहाज से और सारे खित्ते जो इसके हैं सब की अपनी अपनी पहचान है। उस लिहाज से, मौसम के लिहाज से, शक्लों के लिहाज से, संस्कृति के लिहाज से सब भिन्न है। लेकिन हमारे उन डोगरा बुजुर्गों ने किस तरीक़ा से इसकी सरहदें अफ़गानिस्तान, रशिया और चाइना तक कैसे पहुंचा दी। और उस वक्त तो हेलीकॉप्टर भी नहीं थे, ऑक्सीजन के मास्क भी नहीं थे, पैदल जाके या घोड़ों पर उन बर्फानी पहाड़ों में जहां -40 टेम्परेचर होता है,
कैसे जी। वो गए, कैसे वहाँ पर ध्वज लहराए। और इसलिए ये हर ढंग से अद्भुत रियासत है, दुनिया में दूसरी को एग्ज़ाम्पल नहीं मिल सकती। और दूसरी बात इसमें ये थी कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट के अंदर हिंदू महाराजा ने किस ढंग से इस रियासत को चलाया। ये सारे महाराजे जो रूलर्स थे, ये हिंदू थे और मेजॉरिटी यहाँ मुस्लिम थी, और कैसे इस परिवार की तरह चलाया, इसकी भी शायद ही कोई दूसरी एग्ज़ाम्पल मिल सकती है। और यहाँ तक यहाँ के भाईचारे का, सेक्युलरिज्म का सवाल है, महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर मुझे कोई रोशनी की किरण नज़र आती है, तो जम्मू कश्मीर से आती है। इसलिए ये है इस स्टेट के बारे में जो आपने भी कहा, ये अद्भुत रियासत है। अब इसकी कहानी कहाँ है? 47 के बाद एक बहुत अजीब माहौल बन गया। जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बना, इस देश का बंटवारा हो गया, तो जी। यहाँ अजीब किस्म का ये एक साजिश चल पड़ी पाकिस्तान की तरफ से। कश्मीर के ऊपर उसने हमला भी किया। वो 5000 पाकिस्तानी थे जिन्होंने अटैक किया कश्मीर की बहू बेटियों पर, कश्मीरियों पर, कत्ल गारत किया। और हमारे 100 डोगरा थे, किस तरीके से लड़े, कैसे इन्होंने इस रियासत को बचाए रखा। ये भी ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की कहानी सुनो तो अद्भुत ये नज़ारा सामने आता है। अब 47 के बाद जब इलेक्शन का माहौल बना, बिल्कुल। तो आपको पता है कि जम्मू सूबा जो है, डोगरा जो है, ये देशभक्त थे। आज भी दुनिया की कोई लड़ाई यहाँ इंडियन फोर्सेस की पार्टिसिपेशन हो, या इंडिया के बॉर्डर्स पर जहाँ भी है, वहाँ बाहर डोगरास के आपको निशान मिलेंगे। आज भी वो वहाँ बैठे हैं और रक्षा कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर तो कमाल ही हो गया। यहाँ एक तरफ तो हर गांव के अंदर एक बुत लगा है किसी ना किसी सोल्जर का जो शहीद हुआ है, और आज भी हो रहा है। और दूसरी तरफ ये है कि पाकिस्तान ने जैसी साजिश यहाँ पर खेलने की कोशिश की और कश्मीर को जिस तरीक़े से उसने अपनी ग्रिप में लेने की कोशिश की और नौजवानों को भी भड़का लिया, जम्मू में भी कम कोशिश नहीं हुई। यहाँ भी पूरी साजिश चली, पूरी कोशिश हुई, लेकिन आफरीन जम्मू के डोगरास हैं, इन्होंने पाकिस्तान की एक चाल नहीं चलने दी। और आज भी भाईचारा अगर कायम है, जम्मू सूबा का कोई जुझला नहीं सका। तो ये बातें सब थी, लेकिन जम्मू को एक अपनी ऐसी कीमत देनी पड़ी कि जिसका मैं बयान नहीं कर सकता। इसके साथ इतना भेदभाव मैं कहूँगा हुआ कि दिल्ली ने इसको फॉर ग्रांटेड ले लिया और अपीजमेंट पॉलिसी के तहत कश्मीर को खुश करते रहे, जो आज भी खुश नहीं हुआ। और उसी लपेट में जिसका जिक्र आपने जिस तरफ इशारा, यहाँ के हेरिटेज या सबसे बड़ी धरोहर जो डोगरास की नहीं, जम्मू कश्मीर की नहीं, भारतवर्ष की नहीं, दुनिया की ऐसी धरोहर दूसरी कोई नहीं मिलती, जो मुबारक मंडी के रूप में यहाँ पर इतना बड़ा कम्प्लेक्स है पैलेसेस का। और यहाँ से ये हुकूमत किया करते थे राजे महाराजे भी। और 47 के बाद भी असेंबली वगैरह यहाँ चली जो इनके हवाले हो जी। गई। लेकिन एक साजिश साथ चलती, जम्मू कश्मीर की जो असली तारीख थी उसको मिटाने की कोशिश की गई और उसी का खमियाजा हमें भुगतना पड़ा। उस जद में ये मुबारक मंडी भी आई। ये इतने बड़ा कम्प्लेक्स है, इतने ऐसी धरोहर है जो जिंदी जागती तारीख है जम्मू कश्मीर की। यहाँ पर अजय जी, यहाँ पर वैसे तो कई दफ़ा, लेकिन मेन 18 दफ़ा तो इस कम्प्लेक्स के साथ साजिश के तहत आग लगी। 18 दफ़ा इंक्वायरी कमेटियाँ बनी, लेकिन एक भी रिपोर्ट आज तक नहीं आई जी। और एक किसी को सजा नहीं मिली। एक साजिश का हिस्सा था। इसी के अंदर आर्काइव रिपोजिटरी आप शायद जानते होंगे। मगर एक चीज 8 लाख चाणक्य साहब, फाइल ये वहाँ जानना पर है। चाहूंगा, क्योंकि हम बात सिर्फ मुबारक मंडी को लेकर कर रहे हैं, ये बात मुबारक मंडी की हो रही है। ये 18 कमेटियां बनाई गई, किस किस की सरकार में? मुझे लगता है कि जहाँ तक मुझे याद है, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार थी तब भी बनी, यहाँ पर कांग्रेस थी तब भी बनी, यहाँ पीडीपी थी तब भी बनी कमेटियाँ। मगर आप खुद भी मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस में थे आप, क्या वजह क्या है, कहाँ गायब हो जाती हैं? कहने में तो बड़ी सारी बातें हैं कि यहाँ पर जो तमाम इस मुबारक मंडी के अंदर, महल के अंदर जो खजाना था वो लुप्त हो गया, गायब हो गया। क्या मामला क्या है? मामला ये है कि है तो लंबी कहानी, मैं ब्रीफ करूंगा क्योंकि आपका समय कम होगा। बात ये है
कि यहाँ पर वाकई ठीक कहा आपने, 47 के बाद कांग्रेस की हुकूमत भी आई, नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी आई, मिलजुल के सरकारें भी आई, और उन सरकारों के टाइम ही आ गई, उन सरकारों के टाइम ही साजिश हुई, उन सरकारों के टाइम ही कमेटियां बनी जी और उनकी रिपोर्ट्स नहीं आई। जिस गवर्नमेंट में मैं आया, जिसका जिक्र आपने किया, वो भी कोलिशन गवर्नमेंट थी, लेकिन उस वक्त जब आग लगी तो हम वहां पर पहुंच गए थे और उसको हमने इस पर इंक्वायरी भी करवा ली, और जिस तोशाखाने की आपने बात की है, उस तोशाखाने को भगवान की कृपा हुई कि वहाँ एक ईंटों की दीवार सेंटर में आ गई और उस तरफ आग लगी थी, वो बच गया, थोड़ा बहुत सामान तो जला, लेकिन उसको हमने निकाल के न्यू सेक्रेटरी जो बिल्डिंग है जम्मू के अंदर, वहाँ स्ट्रांग रूम में रख के वहाँ पर वो सारा सामान रखा कि जब तक प्रॉपर सिक्योर जगह नहीं बन सकती, प्रॉपर सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं हो जाता, ऐसी बिल्डिंग हमारे पास नहीं आ जाती मुबारक मंडी के अंदर जहाँ काम लगा हुआ है, तब तक ये वहाँ रहेगा और यूं ही ये कम्प्लेक्स तैयार होता है, वो तोशाखाना की आइटमें सारी वहाँ शिफ्ट होंगी। रही बात ये कि किस किस ने कहाँ कहाँ किस तरीके से करना चाहिए नहीं किया, वो मैं हमेशा कहता हूँ, मैं कश्मीरियों को भी सिर्फ दोष नहीं देता हूँ, हमारे जो लोग यहाँ से भी चुनेंगे, कश्मीर से भी चुनेंगे, लद्दाख से भी चुनेंगे, अपने अपनी रखवाली साहब ने करनी थी, इसलिए यहाँ शायद मैं फिर वही बात कहूँगा कि क्यों गिला करें हम फिर हवाओं से, शायद चिरागों में तेल ही कम था, जिन्होंने इसकी वकालत करनी चाहिए थी शायद उनमें भी कमी रही, और ये इस तरीके से। लेकिन जब मैं गवर्नमेंट के अंदर आया, जो आपने मुझे डायरेक्ट सवाल पूछा है, मैं आपको बता दूं, ये मुबारक मंडी की ऑटोनमस पार्टी जो है, ये हेरिटेज सोसाइटी, मुबारक मंडी की हेरिटेज सोसाइटीज़ को संरक्षण का काम इंडिपेंडेंटली दिया गया, ये मेरे ही टाइम में बनी, मेरे ही रेजोल्यूशन से बनी, और ये स्लोप्स इतनी बचाई पीछे से, मैं PWD मिनिस्टर था, वो सारी की सारी स्लोप्स आज भी खड़ी हैं, तो वो शॉर्ट कटिंग उस वक्त की गई, दिन रात हम वहाँ पर खड़े रहे। डोगरा आर्ट म्यूजियम हमने बनवाया, इसका तारिक साहब जो आपने तो बचाया इसे, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर जो इसमें कहा जाता है कि इसके अंदर काफ़ी खजाना था, वो जब आप आए उससे पहले भी गायब हो चुका है, क्या ये सच्ची बात है? क्योंकि ये साफ होना चाहिए, आप तो मंत्री भी रहे हैं तो आपको इसकी ज़्यादा जानकारी होगी। जो इंक्वायरीज हो रही हैं उसमें क्या किसी पूर्व मंत्री या किसी पूर्व मुख्यमंत्री का नाम है क्या? ये आप जो कह रहे हैं, ये तोशा खाना था, खजाना जिसको हम कह रहे हैं, ये तोशा खाना था, इसमें कोई शक नहीं, बहुत दौलत थी इसके अंदर, बहुत जेवर थे इसके अंदर, सोना था इसके अंदर, सब कुछ था, लेकिन ये मुबारक मंडी जम्मू के अंदर नहीं, ये कश्मीर के अंदर है, और इस पर केस चलता रहा, उनके महाराजा हरी सिंह की डायनेस्टी के डॉक्टर करण सिंह जी वो केस लड़ते रहे कोर्ट्स के अंदर, वो तोशाखाना कश्मीर में, ये तोशाखाने का दूसरा हिस्सा था जिसकी मैंने जिक्र की, और जो इसके अंदर सामान था उस वक्त जो बचा हुआ था वहां से गायब है, कश्मीर से गायब है क्या? नहीं, उसमें जो इन्वेंट्री हमारे पास बनी है उसमें यही सामान था जम्मू में, जो कश्मीर के अंदर है उसके अंदर बहुत सामान था जो इस वक्त हाई कोर्ट के अंदर या जुडिशरी के हवाले रहा सारा वो, तो वो केस चलता रहा। आज भी वो केस जो है वो सारी तरह क्लियर है, उसके फैसले नहीं हुए हैं। अभी भी ये कह रहे थे कई जगह कंप्रोमाइज़ कर लिया और कई जगह कंप्रोमाइज़ नहीं किया है, इसलिए वो वहाँ है, वो कश्मीर के अंदर है, उसको हम कुछ नहीं कर सके, क्योंकि ये सारा जुडिशरी का मामला जब बीच में आ गया तो उसमें। चालक साहब, अब एक सवाल ये जानना चाहूँगा, क्योंकि चलिए वो 18 जो मुकदमे चल रहे हैं, आपने कहा कोर्ट में है मामले, अब ये बताइए कि अब ये जो बात आ रही है कि मुबारक मंडी को जो है इसे जो है वो होटल के तौर पे कन्वर्ट किया जा रहा है, आपको क्या लगता है इससे कोई नुकसान होगा या फ़ायदा होगा? क्योंकि लोगों में तो इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं कई सवाल हैं। बिल्कुल, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। जब ये हमने हेरिटेज सोसाइटी बनाई तो उस वक्त सबसे ज़्यादा जो जानकारी रखने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है संरक्षण का काम करती है वो है आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, और लेकिन उसके पास टाइम नहीं हुआ। हमें एक जी
टेक्निकल फील्ड के अंदर जिस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन ये धरोहरें वगैरह बचाने के लिए काम करती है, दूसरी वो है इंटेक। हमें इस सोसाइटी को, जिसके चेयरमैन उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे, मैं वाइस चेयरमैन था, हमें उनको एंगेज करना पड़ा, उनकी राय लेने पड़े कि आप टेक्निकल हमें एडवाइस दीजिए इसका क्या करना है। तो यहाँ वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज हुई, तो इंटेक के हवाले किया। इंटेक ने हमें प्रोग्राम बना के दिया कि इसकी रेस्टोरेशन कैसे करनी है। 25 उन्होंने प्रोजेक्ट बनाए इसके, और डीपीआर बनाए, तैयार किए, और वो उन डीपीआर के मुताबिक इसका एडाप्टिव रीयूज प्लान क्या होगा वो भी उन्होंने दिया, और वो काम शुरू हुआ। जैसे एस्ट्राइड आर्मी हेडक्वार्टर 2011 में हमने कंप्लीट कर दिया। लेकिन बाकी इसलिए कि एएसआई कहते थे कि हम 2 करोड़ से ज़्यादा पैसा साल का नहीं खर्च कर सकते, हमारे पास इतना स्टाफ नहीं है। तो फिर हमने कहा भाई ये तो कई 100 साल लग जाएंगे इस पूरी मुबारक मंडी को बचाने के लिए। तो फिर हमने कहा कि और भी कोई एजेंसियाँ तलाश की जाएं। लेकिन इंटेक ने जो प्रोग्राम बनाया था उसमें भी उन्होंने रखा था कि एक इसके अंदर हेरिटेज होटल भी बनाना चाहिए। महारानी चार की पैलेस है तो उसको हम हेरिटेज होटल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। हमने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई ठीक है करो, अगर ये आपके एडवाइस ये टेक्निकल एडवाइस ये है तो वी शुड गो विद दैट। लेकिन उसके बाद जब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अपलोड किया तो उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को जब हमने कंसल्ट किया, उन्होंने कहा ये फिजिबल नहीं, यहाँ नहीं हो सकता, और उसके बाद वो प्रोग्राम छोड़ दिया गया। उसके बाद फिर गवर्निंग बॉडीज की मीटिंग होती रही, उसमें फिजिबल क्यों नहीं था जो है इसने चाणक्य साहब जी बोलिए अजय जी। ये फिजिबल क्यों नहीं था उस वक्त जो आप बोल रहे हैं जब इसे बना होटल बना? 3 बातों के लिए। एक तो ये कि इसके जो अप्रोच है उसके लिए होटल के लिए एक बड़ी अच्छी अप्रोच है, यहाँ सीधी गाड़ियाँ आराम से आ सके, कोई रुकावट ना हो। तो 530 का आपको पता है, तो उसके लिए कोशिश की कि वहाँ सर्कुलर रोड की तरफ कोई ऐसी पार्किंग वगैरह हम बनाएं और वहाँ कोई लिफ्ट लगाएं, यहाँ से ये आ सकें, लोग आ सकें। वो पॉसिबल नहीं था, वो फिजिबल नहीं था। नंबर 2, ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, तो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में आप ज़्यादा तोड़ नहीं कर सकते। इसलिए उस ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि ये एडवाइजेबल नहीं है और ये प्रोजेक्ट नहीं इस तरीके से क्या हेरिटेज होटल नहीं बन सकता, एंड दैट वाज ड्रॉप। उसके बाद इन्होंने अलग एक्सपर्ट बुलाए गवर्निंग बॉडी में। वो भी एक कहानी है कि जब मैंने राष्ट्रपति को इनवाइट कर लिया, राष्ट्रपति ने मेरा इन्विटेशन कबूल कर लिया। यहाँ वोरा साहब गवर्नर थे, उन्होंने भी तैयारी कर लिया हमने कि उनको रिसीव करेंगे, यहाँ काम चलेगा। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने उस वक्त उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि गवर्नमेंट होस्ट करने को, प्रेसिडेंट को इतना बड़ा इस वक्त प्रोग्राम करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। उस वक्त मैंने प्रोटेस्ट में रिज़ाइन कर दिया वाइस चेयरमैन से। लेकिन बाद में जितने गवर्नर आए और ये जो एडवाइजरी अपना गवर्निंग बॉडी की मीटिंग होती रही, उन्होंने एक नया और एक्सपर्ट जो है वो हायर किया, उससे उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया। उसके अंदर कोई होटल नहीं, कोई हेरिटेज होटल, उसको लेकर प्रोग्राम चल रहा था। ये अचानक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाल दिया, और ये कहाँ से आया? उसके एडाप्टिव रीयूज प्लान है उसमें भी नहीं। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है, ये कहीं डिसीजन नहीं हुआ। नहीं, मगर गलत कैसे माने, क्योंकि आप भी बता रहे हैं कि आप खुद इंटरेस्टेड थे होटल बन जाए, और अब अगर सरकार बना रही है तो फिर उसमें गलत क्या है? नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं था। मैं ये कह रहा हूँ कि इंटेक जो ऑर्गेनाइजेशन हमने एंगेज की, उन्होंने ये प्रपोजल रखा था, और हमने उस वक्त गवर्निंग बॉडी में सब ने कहा कि अगर आप एज टेक्निकल एडवाइस हमें ये दे रहे हैं तो हम रख लेते हैं। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने कहा ये फिजिबल नहीं हो सकता है, तो उसके बाद ये ड्रॉप कर दिया गया। फिर नए एक्सपर्ट आ गए, उन्होंने कहा कि कोई होटल नहीं। और चाणक्य साहब, ये जानना चाहूँगा आखिर में आपसे कि क्या लगता है कि अगर इस बिल्डिंग को, मुबारक मंडी को हेरिटेज बनाना, जो बिल्डिंग है होटल बनाने के लिए अगर प्रोसेस शुरू होता है, सरकार जो बना रही है, तो क्या डोगरा फ्रंट जो है, डोगरा सदर सभा जो है, क्या प्लान कर रही है, और लोग जो हैं कितना उसमें नाराज़ हैं? हाँ, मैं बताता हूँ। एक बात तो ये है कि अगर इसके अंदर हेरिटेज होटल बनाना है तो वायलेशन होगी
क्योंकि ये अब प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर हो चुका है। किसी किसी पूरी कंट्री में किसी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के अंदर ये कमर्शियल एक्टिविटी मना है, नहीं हो सकता। एक बात। दूसरी बात ये है, अगर ये सारी वायलेशन करते हैं तो हेरिटेज होटल बनाने की कोशिश करते हैं। ये 200 साल, 150 200 साल पुराने पैलेसेस हैं, वो कमरे छोटे हैं, उनको अंदर तोड़ के बाथरूम अटैच बनाने पड़ेंगे, विच इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स। तो ये बिल्कुल गलत है, ये हो ही नहीं सकता। जो इन्होंने कहा ये हो नहीं सकता। और ये आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर अगर चाणक्य साहब चलते चलते उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अगर पैसा आता है किसी चीज से तो ठीक है, गलत नहीं है, बेचना नहीं है, अगर लीज पे देना है तो कोई गलत नहीं है। नहीं, चल नहीं सकता लीज में देना। होटल बनाना कैसे आप? प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के खिलाफ आप थोड़ा भी नहीं लगा सकते, आप तोड़ नहीं सकते। कैसे वाशरूम बनाओगे, कैसे कमरे तोड़ोगे, कैसे बेडरूम बनेंगे? आपने देखा। उमर साहब क्यों बोल रहे हैं फिर? जी क्या कहा है जी? उमर साहब क्यों बोल रहे हैं फिर कि उनको लगता है कि लीज पे दे दें तो कोई गलत नहीं है? आपको तो मना कर रहे थे। उमर साहब ने कह रहे नहीं, कोई नहीं कह रहा, कोई नहीं कह रहा। अब सबके सब तकरीबन स्टेटमेंट आ चुके हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी कह दिया है, जो इन्होंने हायर किए थे एक्सपर्ट्स वो भी कह चुके हैं कि नहीं हो सकता। अब तो लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हमारे कह चुके हैं कि भाई ये पूरी बात मेरे सामने नहीं रखी गई। आई होप कि आप पता लग जाए किसी ने पता नहीं कहाँ से निकाली बात और क्यों दोबारा से ये चीज़ करने की कोशिश की। जो चीज़ रिजेक्ट हो चुकी है, नहीं हो सकती, वो नहीं हो सकती और ये गलत होगा। इसके हाँ, कोई कैफेटेरिया, कोई छोटा सा रेस्टोरेंट जो टेम्परेरी तौर पर दिए जाते हैं, वो किसी किनारे पर, जैसे वहाँ पर एस्टवाइल इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की बिल्डिंग साफ़ है, वहाँ साफ जगह है, वो कोई पैलेस नहीं है। तो उस वक्त भी कहा था कि जो यहाँ पर कोई टूरिस्ट आए तो वह बैठ सकते हैं, चाय पानी पी सकते हैं, कैफेटेरिया बन सकता है, लेकिन पैलेस को तोड़ के अंदर उसके अंदर कोई हेरिटेज। बिल्कुल, मतलब देखने के लिए जो है इसको जो है खूबसूरती को लोग निखार सकें, इसको जान सकें, इसके लिए ज़रूर काम हो सकता है। चाणक्य साहब आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बता दूं कि हमारी कोशिश रहती है कि हमारे इस शो में जम्मू कश्मीर से जो हम करते हैं कि कई सारे अहम मुद्दे हैं, कई सारे अहम मसले हैं और ख़ासतौर पर इस की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर की जो प्राकृतिक धरोहरें हैं, ख़ासतौर पर मुबारक मंडी की बात करें कि जो जम्मू शहर की शान है, इसको लेकर कई बार जो है आपको बता दूं कि सियासी घमासान हो चुके हैं। इसलिए शायद सियासी दल ऐसी चीज़ें करें भी, मगर सरकार पूरे तरीके से बड़ी गंभीरता से लगी हुई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा है कि होटल बनाने का लेकर जो है ऐसा कोई प्लान अभी तक मेरे सामने नहीं है। लोग इस चीज़ को लेकर ना ज़्यादा वो करें, अभी ज़्यादा सोचें। मगर आज इस विषय पर हमारी बात जो हुई है गुलचैन सिंह चाणक्य, जो कि डोगरा सदर सभा के प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने बताया कि वो खुद जब मंत्री थे तो इन इश्यूज़ को लेकर जो है कई बड़े लेवल तक जो है इस पर बात हो चुकी है, चर्चा हो चुकी है। आज के शो में बस इतना ही। कल तक आप से इजाज़त लेंगे और कल आपके सामने यानी कि सोमवार को फिर हाजिर होंगे एक नए शो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।